Hello guys, welcome to Navkar Digital Institute. My name is Preet Shah. I'm a chartered accountant and a faculty member of Navkar Institute. I mainly deal with the subjects of account as well as audit. Okay? Alright, आज हम क्या करने वाले हैं, that is chapter number 6 accounting for special transaction के अंदर unit number 2 which is sale of goods on approval और return basis. ठीक है, sale of goods on approval और return basis पूछा गया तो 4 से 6 मार्क्स में पूछा जाएगा. वेटेज कितना है? 4 to 6 मार्क्स पूछा गया तो. ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में नहीं भी पूछा गया. ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है. लेक्चर अटेंड करो, एक बार प्रैक्टिस करो, दैट्स इट. ठीक है, बहुत आसान सा, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. अब देखो सेल और रिटर्न होता क्या है और क्या पर्पस है इस इस पूरे चैप्टर का. नॉर्मली जब भी तुम सेल करते हो ना तो सेल में क्या होता है कि देयर इज वन सेलर, there is one seller, there is one buyer. ठीक है, सेलर मार्केटिंग और सब करता है, बायर सेलर के पास जाता है, बायर बोलता है मुझे गुड्स चाहिए, सेलर ने बोला ओके, तो सेलर ने उसको क्या दे दिए, गुड्स दे दिए. सेलर ने उसको क्या दे दिए, गुड्स दे दिए, और बायर ने जो है उसको पैसा दे दिया, या तो कैश दे दिया या फिर क्रेडिट में बाद में दे देगा. ठीक है, तो बायर ने उसको मनी दे दिया, पैसा दे दिया. ठीक है, ऑलराइट, नॉर्मली ये सेल्स रहते हैं. बट आजकल के मार्केट के सिस्टम में क्या होता है, कभी कभार कुछ जो डिज़ाइनर चीज़ें रहती है या कुछ नई चीज़ें रहती है, ठीक है, जो अभी तक लोगों की आंखों तक आया नहीं है ना. अब जब तक दुकानों में दिखेगा नहीं तब तक लोग खरीदेंगे कैसे उसको. तो बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो अभी कोरोना का टाइम है ना, मास्क की बात करते हैं. मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने डिज़ाइनर मास्क बनाया. क्या डिज़ाइनर मास्क, एकदम है ना, कपड़ों के साथ मैचिंग मास्क, ऐसे अलग अलग प्रिंट वाले मास्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे डिज़ाइनर मास्क बनाए. अब मिस्टर ए बोल रहा है यार बेचने की कोशिश कर रहा हूँ पर यार कोई खरीद नहीं रहा है, मार्केटिंग शायद चल नहीं रहा है, अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट हैव दैट बजट कि यार एडवर्टीजमेंट करे, मार्केटिंग करे, तो मिस्टर ए जाता है मिस्टर बी जो एक बहुत बड़ा सप्लायर है. ठीक है, जो एक बहुत बड़ा सप्लायर है. मिस्टर ए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर बी जो है बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत नाम है उसका, बहुत कॉन्टैक्ट्स है मार्केट के अंदर. मिस्टर ए बोलता है यार मिस्टर बी तुम एक काम करो ना यार, ये मेरे जो डिज़ाइनर मास्क है वो बेचो ना. मिस्टर बी ने बोला नहीं नहीं यार, अभी मास्क वास्क सब लोग धंधा कर रहे हैं मास्क का, तुम यार मास्क वास्क अभी हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं बेच पाएंगे. मिस्टर ए बोलता है नहीं नहीं, हमारे मास्क जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, एकदम टॉप क्वालिटी के मास्क है, एकदम डिज़ाइनर मास्क है, एकदम ट्रेंडिंग है, बहुत चलेंगे. मिस्टर बी बोलता है नहीं यार भरोसा नहीं है मेरे को, नहीं चला तो क्या करेंगे. तो मिस्टर बी के ऊपर क्या आता है, एक रिस्क आता है. मिस्टर बी के पास एक रिस्क आता है कि नया प्रोडक्ट है ना, नया प्रोडक्ट है या नया मार्केट है, और अगर ये गुड्स नहीं चले तो और नहीं बिके तो, ठीक है, तो एक रिस्क आता है दैट इज ऑफ नॉन सेलिंग. क्या अगर गुड्स नहीं बिके तो मैं क्या करूँगा. तो मिस्टर बी के पास ये डर है. मिस्टर ए बोलता है यार अगर मेरे को सेल करना है ना तो कस्टमर के दिमाग से वो डर हटाना पड़ेगा. तो मिस्टर ए क्या बोलता है मिस्टर बी को, क्या अरे मिस्टर बी यार तुम चिंता मत करो, ये लो 1000 पीसेस, ये 1000 पीसेस ले लो, ठीक है, और जितना बिके उतना बेच देना, बाकी का तुम मुझे रिटर्न कर देना 1 महीने के अंदर. टाइम पीरियड देना ही पड़ता है, वरना तुम तो बोलो अरे हाँ ठीक है चलो 2 साल में बेच देंगे. अरे 2 साल में 1000 पीसेस क्या, तो 1000 पीसेस दिया, उन्होंने बोला 1 महीने का टाइम देता हूँ. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बोला, भाई 1 मंथ का टाइम देता हूँ, 1 मंथ का टाइम देता हूँ, ये 1000 पीसेस या तो सेल कर दो, या तो सेल कर दो, मतलब तुम्हारा अगर बेच दिया या तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, या तो सेल कर दो या रिटर्न कर दो, या सेल कर दो या रिटर्न कर दो. और इसी के लिए इसे कहते हैं सेल और रिटर्न. तो या तो मेरी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दिया 1000 मास्क, नहीं तो मिस्टर बी को वो लगता है कि यार 15 दिन गए और डिमांड ज़्यादा आई नहीं, और मिस्टर बी को बोलता है यार नहीं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ो ना, वापस कर देता है. मिस्टर बी ने क्या कर दिया, उसको वापस रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 मास्क गए, ठीक है, 1000 मास्क गए, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है. मिस्टर बी ने अपने सब जो कॉन्टैक्ट है सब जगह पता करा है, और मिस्टर बी ने बोला कि
इनमें से 500 मास्क जो है ना वो बेच दिए गए, 500 मास्क जो बेच दिए गए, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, हाँ क्या बोला भाई मिस्टर बी ने, बोले यार इसमें से ना जो 500 मास्क है वो बेच दिए मैंने, पर ये जो बाकी 500 मास्क है ना ये डिज़ाइन अच्छी नहीं है या वॉट एवर इट इज़, और ये बिक नहीं रहे, और 15 दिन के अंदर अंदर ही बोल दिया, ठीक है। तो विद इन टाइम पीरियड मिस्टर ए ने क्या किया, कुछ मास्क एक्सेप्ट कर लिए, कुछ मास्क को वापस रिटर्न कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल और रिटर्न, ठीक है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेल और रिटर्न। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल एज सच नहीं करता, उसको एक ऑप्शन पे देता है कि यार तुम सेल करना या तुम मुझे वापस इसको रिटर्न कर देना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। या तो वो 1000 पीसेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, दैट इज रिटर्न कर देगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये सेल और रिटर्न में, अब सेल और रिटर्न की अकाउंटिंग कैसे करें, क्यों सर तकलीफ क्या होती है पता है, जब हम नॉर्मल सेल करते हैं ना, जब हम नॉर्मल सेल करते हैं ना तब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है जब हम नॉर्मल सेल करते हैं। यार जो अपना पहला वाला था कि भाई सेलर जाता है बायर के पास, मतलब सेलर बायर के पास, जो भी है बायर सेलर के पास, हमने गुड्स दिए, पैसा आया, बस ठीक है हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, हम सेल्स की तरह रिटर्न कर देते हैं। पर ये जो सेल और रिटर्न वाला होता है ना, इसके अंदर क्या होता है पता है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा, व्हेन विल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस। सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तब होगा जब जो बायर है उसने या तो एक्सेप्ट कर लिया या फिर जो टाइम लिमिट दिया था ना वो टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, या तो एक्सेप्ट कर लिया या फिर टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, ठीक है। दोनों केसेस में ही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा, वरना तो गुड्स क्या हो जाएंगे, वापस रिटर्न आ जाएंगे, वरना गुड्स रिजेक्ट होके वापस रिटर्न आ जाएंगे। दो ही केसेस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, या तो गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला यार तेरे मास्क तो क्या चल रहे हैं, मतलब जबरदस्त, और 1000 भेज तू, तो वो नॉर्मल सेल की तरह, पर जो पहले वाले जो 1000 थे वो सेल और रिटर्न बेसिस पे। अच्छा मिस्टर बी मिस्टर ए को बोलता है यार तूने जो 1000 मास्क बेचे ना मैं पूरे के पूरे एक्सेप्ट करता हूँ, पूरे के पूरे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो ये 1000 मास्क के 1000 मास्क का पूरा ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दिया। एक फ़ोन उठाया, बोला हाँ मैं तेरे 1000 मास्क एक्सेप्ट करता हूँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा, यानी उसको एक मैं नॉर्मल सेल की तरह अब ट्रीट कर सकता हूँ। या फिर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया था, 1 महीने का टाइम दिया था कि भाई तू 1 महीने में मुझे बता देना कि तेरे को ये गुड्स चाहिए या नहीं चाहिए तो तू मुझे रिटर्न कर देना, 1 महीने में बता देना। अच्छा यहाँ पे सेल और रिटर्न में एक पॉलिसी रहती है कि अगर तुमने टाइम लिमिट के अंदर अंदर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किए या रिजेक्ट नहीं करे, दोनों में से कोई एक, तो इट विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेड, यही मान लिया जाएगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया अगर तुमने इस टाइम लिमिट के अंदर कोई रिस्पॉन्ड दिया नहीं, ठीक है। यानी मैंने मिस्टर बी को 1 महीने का टाइम दिया था, मिस्टर बी ने 1 महीने में ना तो कोई मेरे को फ़ोन किया ना कुछ किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मिस्टर बी के पास ये जो गुड्स है वो क्या हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अब ये गुड्स मिस्टर बी के हैं, अब मैं ये गुड्स वापस लूँगा नहीं और मिस्टर बी को मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो या तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है तो ये इट इज़ डीम्ड एक्सेप्टेड, जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है तो इट इज़ डीम्ड एक्सेप्टेड कि हाँ भाई उसने 1 महीने में कुछ जवाब दिया नहीं है, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है और हम इसको सेल की तरह मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तब होता है जब एक्सेप्ट कर लिया जाए या टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए, ठीक है। चलो आते हैं इसके कंसेप्ट के ऊपर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी, सेल और रिटर्न की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगी, देखिए ज़रा। अब बिजनेस जैसे ये सेल और रिटर्न वाला जो सिस्टम है ना, इसमें ना बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण है ना ये बहुत पॉपुलर नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग। कभी कभार कुछ बिजनेसेस है ना कैजुअली सेल और रिटर्न के बेसिस पे करती है कि यार कुछ कस्टमर्स को तो हमारे गुड्स के ऊपर पूरा भरोसा है, उन्होंने अपने मार्केट में एकदम ऐसे डिमांड बिठा के रखी है। कुछ कस्टमर्स हैं जो नए कस्टमर्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभार सेल और रिटर्न के बेसिस पे सेल करना पड़ता है, वो मानते नहीं खरीदने के लिए, तो सेल और रिटर्न के लिए बेसिस पे हमें सेल करना पड़ता है कि यार तुम लेके जाओ गुड्स, पसंद आए तो रखना नहीं तो वापस दे देना, ठीक है। तो वैसे गुड्स में तो ये जो होता है ना ये सिस्टम हमारा कैजुअली
कि हम कभी कभार सेल और रिटर्न बेसिस पे हम कैजुअली नॉर्मली हमारा सेल्स ही रहता है, कभी कुछ एक आध बार महीने में 2 बार हमने क्या कर दिया, कैजुअली सेल और रिटर्न बेसिस पे ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। अच्छा, कैजुअली करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं एज एन ऑर्डिनरी सेल। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ये खाली एक समरी बनाया हुआ है मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन को ट्रीट करते हैं एज एन ऑर्डिनरी सेल। क्यों सर, हमारे महीने के 500 सेल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें से 2 सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल और रिटर्न बेसिस पे होते हैं। तो क्या होता है यार, 500 के बीच में ना गुम जाते हैं वो 2। मान लो उस 2 को सेल और रिटर्न के बेसिस पे मैंने क्या किया, ट्रीट किया, और मैंने उसको सेल्स की तरह बुक नहीं किया। मैं क्या सोचता हूँ कि यार वो जब एक्सेप्ट करेगा ना, या टाइम लिमिट एक्सपायर होगी ना, तब उसको सेल्स की तरह बुक करूंगा। तो यार 500 सेल्स के बीच में ऐसे 2 सेल्स कहीं मैं ऐसा सोचूंगा कि हाँ यार वो जब एक्सेप्ट करेगा तब मैं करूंगा, तो क्या पता मैं भूल जाऊं कि कितना टाइम पीरियड उसको दिया था, कौन सा सेल मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पे किया था। क्योंकि 500 सेल्स है यार, 500 सेल्स में से 2 सेल्स भूल ही जाओगे कि इसको मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पे हमने क्या किया था, सेल किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सेल। अच्छा, एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो इसको वैसे भी सेल्स की तरह ट्रीट कर दिया था। पर अगर रिजेक्ट हो गया तो वो गुड्स मुझे वापस दे देगा। अच्छा, गुड्स मुझे वापस दे देगा तो ठीक है, मैं उसका सेल्स की जो एंट्री मैंने पास कर दी थी उसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। इसलिए ऑन रिजेक्शन और नॉन अप्रूवल, भाई उसने फोन कर दिया कि यार नहीं यार मुझे तो गुड्स पसंद नहीं है, मैं तेरे गुड्स वापस दे रहा हूँ, तो ठीक है चलो हम क्या कर देंगे, एंट्री को, सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर देंगे। पर जब कैजुअली होता है कि 501 ट्रांजैक्शंस के बीच में 2-3 ट्रांजैक्शन सेल और रिटर्न पे होते हैं, तो ताकि हम भूल ना जाए हम पहले उसको सेल्स की तरह ट्रीट कर देते। एक्सेप्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पहले से एक सेल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसको। और अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो हम एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, दूसरा रहता है फ्रीक्वेंटली मतलब काफ़ी बार कि महीने में आपके अगर 500 ट्रांजैक्शन है तो उसमें से 100-150 ट्रांजैक्शन आपके सेल और रिटर्न बेसिस पे रहते हैं, 100-150 ट्रांजैक्शन आपके सेल और रिटर्न बेसिस पे रहते हैं, या 50-100 ट्रांजैक्शन, यानी काफ़ी बार होता है। ऐसे कैजुअली नहीं कि 500 में से 2-3 बार हुआ, 50-100 बार अपने ने क्या किया, सेल और रिटर्न बेसिस पे किया। तो अपने क्या करते हैं, एक अलग से सेल और रिटर्न का जर्नल बनाते हैं जिसके अंदर 4 कॉलम होते हैं, अलग से जर्नल बनाते हैं, और फिर बाद में वो मंथ एंड पे हम उसकी क्या करेंगे, फाइनल एंट्री पास करेंगे। एक जर्नल जैसी बुक बनते, ठीक है, एक जर्नल जैसा बनता है, एक सब्सिडियरी बुक्स काइंड ऑफ थिंग। एक कॉलम रहेगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कि मैंने टोटल कितने गुड्स सेंड करे थे, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट्स सेंड करे, मैंने टोटल 100 यूनिट्स सेंड करे, उसमें से कितने गुड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं, कि भाई सामने वाले ने फ़ोन करके बोल दिया यार इसमें से मैं 50 गुड्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है 50 गुड्स एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, कितने गुड्स उसने रिजेक्ट कर दिए, तो सामने वाले ने फ़ोन करके बोल दिया भाई ये 30 गुड्स जो है वो वापस तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, तो ये 30 यूनिट्स वापस। और कितने अभी भी बाकी है, बैलेंस मतलब अभी भी बाकी है, ना तो उसने एक्सेप्टेंस के लिए कॉल किया ना उसने रिजेक्शन के लिए कॉल किया, अभी भी बैलेंस बाकी है, दैट इज इस तरह से। तो ठीक है, तो ये टोटल गुड्स है, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, या तो गुड्स थोड़े एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हो चुके, या फिर बैलेंस में भी पड़े हैं, यानी ना तो एक्सेप्ट हुए ना रिजेक्ट हुए, अभी तक उसके तरफ से कम्युनिकेशन आना बाकी। तो इस तरह से एक जर्नल बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसकी एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। और जब न्यूमरसली होता है यानी तुम्हारे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन सेल और रिटर्न बेसिस पे होते हैं, 500 ट्रांजेक्शन में से 350-400 ट्रांजेक्शन सेल और रिटर्न बेसिस पे ही रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बिजनेसेस के रहते हैं, जो नए स्टार्टअप्स और होते हैं ना, जो ऐसी डिज़ाइनर चीज़ें बनाती है, या फैशन होती है, या नई प्रोडक्ट्स होती है, कुछ अलग तरह की प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। तो जब ये न्यूमरसली उनका बिजनेस यही रहता है ना, तो ऑब्वियसली जैसे हम परचेज की बुक बनाते हैं, सेल्स की बुक बनाते हैं, क्यों, क्योंकि सर हमारे परचेज सेल्स के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वैसे ही हमने सेल और रिटर्न की भी क्या बनाते हैं, बुक बनाते हैं। तो सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर जैसा बनता है, और ये मेमोरेंडम बुक्स की तरह ट्रीट की जाती है, ठीक है। मेमोरेंडम बुक्स यानी टेम्पररी बुक्स की तरह ट्रीट की जाती है, ठीक है। उसके बाद या तो ये सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर ये रिवर्स हो जाएगा, या व्हाटएवर, ठीक है। पर एक अलग से बुक बनता है विच इज सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न लेजर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ फ्रॉम कैजुअली, ठीक है। बहुत आसान कैजुअली में, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को ट्रीट करते हैं एज एन ऑर्डिनरी सेल्स। एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है, हम तो ऑलरेडी सेल्स की तरह ट्रीट कर चुके। एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया उसको, तो हम क्या कर देंगे, सेल्स को रिवर्स कर देंगे, ठीक है।
ऑलराइट, देखिए जरा कैजुअली में। अच्छा, जब गुड्स कैजुअली सेंड करे जाते हैं तब हम उसको किसकी तरह ट्रीट करते हैं? इवन इफ सेल और रिटर्न बेसिस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे हमने तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर करी ही नहीं, ठीक है, फिर भी हम उसको सेल्स की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? बहुत सिंपल सा इसके पीछे रीजन है। देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को, टेढ़ा हो गया मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 200 यूनिट्स बेचे और कैजुअली मिस्टर ए जो है वो सेल करता है, कैजुअली मिस्टर ए जो है वो सेल करता है, ठीक है। ऐसा कोई पूरे महीने में इसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, कैजुअली सेल किया गया, ओके। तो अब क्या होता है पता है, मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैजुअली कभी सेल कर दिया भाई 200 यूनिट्स, हाँ भाई तुम रखो, बिके तो ठीक है, नहीं तो वापस दे देना। अब आउट ऑफ 500 ट्रांजैक्शन ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है जो मान लो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या होगा पता है, ऐसा हो गया कि भाई बी, मिस्टर बी जो है उसने 200 यूनिट्स लिए और वो 200 यूनिट्स को बेचने लगा, अच्छा बिक रहे, मिस्टर बी भी भूल गया, इंटीमेट करना ही भूल गया कि अरे हाँ यार गुड्स अच्छे बिक रहे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मिस्टर बी बताना भूल गया, मिस्टर ए भी भूल गया, बोले यार 500 ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन है जिसमें मैंने मिस्टर बी को बेचा था, ठीक है, 200 यूनिट्स बेचे थे मैं भी भूल गया, मतलब मिस्टर ए भी भूल गया और मिस्टर बी भी भूल गया। बोलो अब क्या करेंगे? हमारा एक जो ट्रांजैक्शन था जो गुड्स जा चुके हैं 200 यूनिट, वो तो रिकॉर्ड हुए ही नहीं, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार सेल और रिटर्न है, अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब वो एक्सेप्ट करेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, वो एक्सेप्ट उसने किया या नहीं किया उसका इंटीमेशन देना वो भूल गया। तो ऐसे केसेस ना हो, ताकि हम भूले नहीं, हम क्या करते हैं, ये एक आध जो ट्रांजैक्शन था ना, इसको भी किसकी तरह ट्रीट करते हैं भाई, सेल्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अगर उसने एक्सेप्ट किया या फिर उसकी जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गई, अगर उसने एक्सेप्ट किया या टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया कि भाई वो बताना ही भूल गया, जैसे इस केस में हुआ, बताना ही भूल गया, तो कोई बात नहीं, हम क्या ये हो जाएगा, बोलो एक्सेप्ट करने पे या टाइम पीरियड एक्सपायर होने पे, क्या चीज़ करी जाती है भाई, बोलो क्या चीज़ करी जाती है सर? सेल्स मान लिया जाता है, इसको सेल्स मान लिया जाता है। तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लिया या टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो हम उसको सेल्स क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम निकल जाएगी कि हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया, टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम भूल गए, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ठीक है, रिजेक्ट करना ही है तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर रिजेक्ट करना है तो मिस्टर बी मिस्टर ए को बोलेगा ही ना, उसमें थोड़ी वो भूल जाएगा कि रिजेक्ट करना है तो मिस्टर बी मिस्टर ए को बोलेगा कि हाँ भाई यार हमें गुड्स नहीं चाहिए, तू वापस ले जा अपने गुड्स, ठीक है। तो रिजेक्ट करना है तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को इंटीमेट कर दिया, और ऐसे केसेस में हम क्या कर देंगे, सेल्स को रिवर्स कर देंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। चलो इसकी जर्नल एंट्रीज देखें, बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज होती है। व्हेन गुड्स आर सेंट कैजुअली, सबसे पहले जब भी गुड्स हम बेचते हैं या भेजते हैं, व्हेन गुड्स आर सेंट, ठीक है, तो सेल्स की एंट्री पास करते हैं। नॉर्मल एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे, कैसी सेल्स की एंट्री सर? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी सेल प्राइस पे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स प्राइस पे एक नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास कर दी। अच्छा, अगर गुड्स एक्सेप्ट हो गए या अप्रूवल दे दिया या टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है, इन एनी केस जहाँ पे गुड्स का क्या हो जाना है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी ही है, ठीक है, तब मेरे को कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है वो एंट्री पास कर चुका हूँ। अब गुड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं या अप्रूव हो चुके हैं, तो वैसे भी सेल क्या हो चुका है, कंफर्म हो ही चुका है कि हाँ ये कंफर्म सेल्स है, तो वैसे भी मैं सेल्स की एंट्री पास कर चुका हूँ, मुझे और कोई एडिशनल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर गुड्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो मुझे रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ती है, क्योंकि गुड्स क्या हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं, अब वो मेरा सेल्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्स एंट्री पास करता हूँ व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड, और एंट्री क्या पास करता हूँ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और कौन से प्राइस पे, सेल प्राइस ऑफ द रिजेक्टेड गुड्स। भाई मान लो 500 यूनिट में से 200 यूनिट वापस रिजेक्ट कर दिए, तो 200 यूनिट का जितना भी सेल्स प्राइस था, प्रोपोर्शनेट सेल्स प्राइस, हम क्या कर देंगे, उतना रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एकदम ईजी थे पहले 3 वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4th वन, ईयर एंड पे क्या होगा। अब इसके लिए वापस एक चीज समझो, मान लो मिस्टर रमेश ने 20th ऑफ मार्च, ईयर एंड की बात करें ना, तो 20th ऑफ मार्च को सेल और रिटर्न बेसिस पे 1 लाख के गुड्स बेचे, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस पे कितना, 1 लाख के गुड्स बेचे।
और टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया है 30 डेज। यूजुअली होता ही है कि मिस्टर रमेश ने सेल और रिटर्न पे 1 लाख के गुड्स बेचे, टाइम पीरियड दिया 30 डेज। किसको? मिस्टर सुरेश को, मिस्टर सुरेश को, ठीक है। तो टाइम पीरियड 30 डेज दिया हुआ है, यानी 20 मार्च है तो 20 अप्रैल तक, कि सुरेश को बोल दिया कि भाई सुरेश तू एक काम कर, 20 अप्रैल तक मेरे को बता दे तेरे को गुड्स चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो एक्सेप्ट कर देना या रिजेक्ट कर देना। 20 अप्रैल के बाद बताएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं ये डीम करूँगा कि तूने एक्सेप्ट कर लिया। पर ये 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में, 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में क्या आता है पता है? ईयर एंड आता है, विच इज़ 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च। अब मिस्टर रमेश जो है वो कैजुअली सेल करता है, तो कैजुअली सेल करता है तो फिर जब उसने 20 मार्च को 1 लाख के गुड्स बेचे तो मिस्टर रमेश ने क्या एंट्री पास कर दी होगी? मिस्टर रमेश ने पास कर दी होगी, डेटर्स अकाउंट की जगह हमारे पास तो नाम है इसलिए रमेश ने एंट्री पास कर दी होगी, भाई सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितनी? 1 लाख। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने एक एंट्री पास कर दी। अच्छा, 31 मार्च को ऑब्वियसली टाइम लिमिट तो एक्सपायर हुआ नहीं, तो मैं ये भी अज्यूम नहीं कर सकता कि भाई सेल्स हो चुका है। 31 मार्च को अभी तक मेरे पास कोई इंटीमेशन आया नहीं है, अभी तक मेरे पास कोई इंटीमेशन आया नहीं है कि यार ये जो 1 लाख की गुड्स है सुरेश ने मेरे को बताया ही नहीं है कि 1 लाख की गुड्स वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? 1 लाख की गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ आया नहीं है। तो बोलो मैं उसको सेल्स मान सकता हूँ? मैं उसको सेल्स मान सकता हूँ, मैंने तो यहाँ पे सेल्स की तरह बुक कर चुका हूँ। पर 31 मार्च को अगर मेरे को सुरेश से कोई इंटीमेशन नहीं आया कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, भाई एक्सेप्ट कर रहा है तो सेल्स मान लूँगा, रिजेक्ट कर रहा है तो रिवर्स कर दूंगा, पर कोई इंटीमेशन ही नहीं आया, तो बोलो सेल्स मान सकता हूँ? नहीं सर, फिर आप सेल्स इसको मान नहीं सकते, आपको सेल्स को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्स अभी तक हुआ नहीं है। सेल्स तब होगा जब सुरेश या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर 20 अप्रैल का जो डेट है वो चला जाएगा। तो अब सुरेश ने कुछ बताया नहीं है तो 31 मार्च को ये आपका सेल्स माना नहीं जाएगा। जो आपने 20 मार्च को एंट्री पास कर दी थी सेल्स की, इस सेल्स की एंट्री, ये जो आपने 20 मार्च को सेल्स की एंट्री पास कर दी थी, इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो क्लियर है एकदम, ठीक है, कि हमने जो सेल्स की एंट्री पास करी थी वो रिवर्स कर देंगे, बिकॉज 31 मार्च को हम इसको सेल्स की तरह काउंट कर ही नहीं सकते। ओके, पर एक बात बताओ मुझे, जब भी तुम इन्वेंट्री गिनने जा रहे हो, इन्वेंट्री गिनने जा रहे हो, है ना, वो इन्वेंट्री का चैप्टर हो गया ना फिजिकल काउंटिंग वाला, जब भी तुम इन्वेंट्री गिनने जा रहे हो तुम गिनती कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब गिनती कर रहे हो। अब मुझे बताओ, ये गिनती तुमने कर ली, पर इस गिनती के अंदर क्या सुरेश को भेजे गए जो 1 लाख के गुड्स थे, जिसका कॉस्ट मान लो है 80,000, 1 लाख तो सेल्स प्राइस है ना, और इन्वेंट्री को हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट पे। तो मुझे बताओ, जब भी तुम ये फिजिकली जब सेल करने जा रहे, मतलब फिजिकली जब तुम काउंटिंग करने जा रहे हो इन्वेंट्री की, तब क्या ये 80,000 रुपीज़ के जो गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स 80,000 रुपीज़ के, ये वहाँ गिनती कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये गुड्स तो अभी किसके पास है? सुरेश के पास है। पोजेशन किसके पास है? सुरेश के पास है। तो अब क्या करना पड़ेगा? उस इन्वेंट्री को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज फिजिकल काउंटिंग में हमने बाकी सारी इन्वेंट्री को तो रिकॉर्ड कर दिया, पर उस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। एंड इस कारण की वजह से हम क्या करेंगे, जब भी हमने सेल्स की एंट्री रिवर्स कर दी ना, उसके बाद हम हमेशा इन्वेंट्री को अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज दैट इन्वेंट्री इज लाइंग विद द कस्टमर। मेरे पास नहीं है, मेरे पास होती ना तो मैं जब गिनती कर रहा हूँ ना, तब मेरे गिनती के अंदर आ गई होती, पर अब ये किसके पास है? कस्टमर के पास है। तो कस्टमर के पास है तो उस इन्वेंट्री को भी क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? दो चीज़, जब भी मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल किया, बीच में अगर ईयर एंड आ जाता है, मैंने जो सेल्स की एंट्री पास करी है, उस सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारा सेल्स अभी तक है नहीं। अच्छा, सेल्स की एंट्री रिवर्स करने के अलावा मुझे इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, वो इन्वेंट्री जो कस्टमर के पास पड़ी है उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। वो मेरी गिनती में अभी तक आई नहीं होगी, इसलिए मेरे को उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और इंक्लूड करने के लिए मैं एंट्री पास करूंगा इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, वो एंट्री देखते हैं अपने। फोर्थ वन, year end entry if approval is pending और टाइम लिमिट हैज नॉट एक्सपायर्ड। टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया तो फिर भाई
सेल्स मान लेंगे, और अप्रूवल उसने दे दिया तो भी सेल्स मान लेंगे। पर मानो ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है और अप्रूवल भी अभी बाकी है और टाइम लिमिट भी एक्सपायर हुआ नहीं है, ठीक है। तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज सेल्स, सो सेल्स एंट्री विल बी रिवर्स्ड। तो एक मैंने एंट्री रिवर्स एंट्री पास कर दी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और वो भी किस प्राइस पे, सेल प्राइस पे। सेल प्राइस पे जितना भी गुड्स बाकी रह गया सेल प्राइस पे मैं पेंडिंग बता दूंगा उसको, भाई सेल प्राइस ऑफ गुड्स पेंडिंग अप्रूवल। और गुड्स लाइंग विद द कस्टमर विल बी पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है। जो कस्टमर के पास है वो भी मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। तो बाकी सारी इन्वेंट्री को तो मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, इस इन्वेंट्री के लिए भी मैं एंट्री पास करूंगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर इन्वेंट्री को हमेशा किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यूजुअली कॉस्ट पे आता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉस्ट पे आएंगे तुम्हारे। इन्वेंट्री को हमेशा याद रखना कॉस्ट पे क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो 1 लाख का भले ही तुमने सेल्स किया है या 1 लाख का तुमने भले ही रिवर्स एंट्री पास करी हो, पर उसकी कॉस्ट अगर 80,000 है तो इन्वेंट्री को तुम किस पे रिकॉर्ड करोगे, 80,000 रुपीज पे ही, बिकॉज इन्वेंट्री आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्लियर। तो ये बात थी हमारी। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये एक जनरल क्वेश्चन वाले, जनरल क्वेश्चन वाले 4 पॉइंट्स है कि जनरल क्वेश्चन है तो हम जब सेल्स करेंगे तो सेल्स की एंट्री पास कर देंगे, मतलब सेल और रिटर्न पे गुड्स भेजेंगे तो सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। अगर अप्रूवल आ चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है या टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है, कुछ भी हो, तो हम उसको ये एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सेल्स की एंट्री पास कर चुके हैं। रिजेक्शन आया तो सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देंगे। बट याद रखने वाली एक ही चीज़ है कि जब ईयर एंड में अप्रूवल बाकी है, टाइम लिमिट भी एक्सपायर नहीं हुआ है, अप्रूवल बाकी है, टाइम लिमिट भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसको सेल्स की तरह नहीं मान सकते, सेल्स की एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए रिवर्सल वाली एंट्री पास कर दूंगा। और इन्वेंट्री जो कस्टमर के पास पड़ी है, सुरेश के पास अभी भी वो इन्वेंट्री पड़ी है, मेरे पास नहीं है, पर वो इन्वेंट्री है तो मेरी ना, क्योंकि मैंने उसको सेल्स की तरह ट्रीट नहीं किया, सेल्स को रिवर्स कर दिया, वो इन्वेंट्री मेरी है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो शो होगी, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा एज इन्वेंट्री विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी कॉस्ट प्राइस पे। इन्वेंट्री विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब एक थोड़ा चेंजेस, इफ देर इज अ चेंज इन प्राइस व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड, बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल रमेश, सुरेश, रमेश ने सुरेश को सेल और रिटर्न पे 10 यूनिट भेजे, कॉस्टिंग ₹1000 ईच, ठीक। 10 यूनिट भेजे, कॉस्टिंग ₹1000 ईच, ओके। रमेश ने बोला भाई तू एक काम कर, तेरे को मैं 30 दिन का टाइम देता हूँ, 30 दिन का टाइम देता हूँ, और मान लेते कि भाई ये हुआ है ऑन 1 अक्टूबर, और 30 दिन का टाइम यानी 30 अक्टूबर तक सुरेश को जवाब देना है, ठीक। सेल और रिटर्न बेसिस पे 10 यूनिट्स भेजे एट ₹1000 ईच। बट बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि तो बहुत सारी गुड्स ऐसे होती है जिसकी प्राइसेस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो जब रमेश ने 1 अक्टूबर को सुरेश को बेचा ना, मतलब भेजा, गुड्स अभी तक बेचा नहीं है, गुड्स भेजे है, तो 10 यूनिट भेजे था, तब उसकी प्राइस थी 1000 ईच, ठीक है। और रमेश ने क्या कर दिया भाई, एंट्री पास कर दी है, एंट्री पास कर दी क्योंकि कैजुअली होता है, तो एंट्री पास कर दी है, सुरेश टू सेल्स 10,000, ठीक है। तो 1000 पे पास कर दी। अच्छा, सुरेश 20 अक्टूबर को, 20th अक्टूबर को सुरेश रमेश को बोलता है, रमेश तेरे जो यूनिट्स है बहुत मस्त जा रहे हैं, मैं अप्रूवल देता हूँ। यानी सुरेश ने क्या दिया, अप्रूवल दिया। सुरेश ने 20 अक्टूबर को अप्रूवल दिया कि भाई ये तू, मैं गुड्स खरीद लेने वाला हूँ, ठीक है। अब रमेश बोलता है, सुरेश तेरे को गुड्स मैंने बेचे कब? तो बोले बेचना तो तभी होता है जब अप्रूवल मैं देता हूँ, तभी उसको बेचा जाएगा, तभी कहलाया जाएगा ना। 1 अक्टूबर को क्या मैंने बेचे थे? नहीं, 1 अक्टूबर को मैंने खाली सेंड किए थे, मैंने सेल नहीं किया था। मेरा एक्चुअल सेल्स कब हुआ? 20 अक्टूबर को, जिस वक्त सुरेश ने रमेश को क्या दिया, अप्रूवल दिया। रमेश बोलता है, देख यार मैंने तेरे को 1 अक्टूबर को गुड्स जब सेंड किए थे ना, तब गुड्स की प्राइस 1000 रुपये थी। अब जब तू अप्रूवल बोल रहा है कि हाँ यार मेरे को ये गुड्स चाहिए, खरीद रहा हूँ मैं तुझसे, तब गुड्स की प्राइस 1100 रुपये है। सुरेश बोलता है, अच्छा ये बात है,
रमेश बोलता है हाँ भाई तूने 1 अक्टूबर को अगर हाँ बोल दिया होता, मैं तेरे को पहले ही बोला था गुड्स बहुत अच्छे, तूने 1 अक्टूबर को हाँ बोल दिया होता तो मैं तेरे को 1000 रुपये में दे देता। पर अब ये गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ के क्या हो चुकी है, 1100 रुपया हो चुकी है। तो अब तेरे को 10 यूनिट के लिए क्या देना पड़ेगा, 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, सुरेश बोलता है ठीक है यार अब जो है वो है। ठीक है, तो सुरेश ने क्या किया, 11,000 रुपये दे दिए। यानी अब क्या हुआ, तुमने तो सेल्स को किस तरह से ट्रीट किया था, तुमने सेल्स को 10,000 पे रिकॉर्ड किया था, जबकि एक्चुअली 11,000 इंटू 10 सॉरी 1100 इंटू 10 यानी 11,000 रुपये का सेल्स हुआ। ये जो इंक्रीज इन प्राइस हुआ ना, ये इंक्रीज इन प्राइस, इसको किस तरह से ट्रीट करोगे सर, 10,000 का तो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो 1,000 रुपया और ज़्यादा रिकॉर्ड करना है ना, 1,000 रुपया और ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड कर देते हैं एज अ सेल्स। तो वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन प्राइस, तो तुम उसको क्या करते हो, एडिशनल सेल्स की तरह ट्रीट करते हो, एडिशनल सेल्स की तरह ट्रीट करते हो और एंट्री पास करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से, सिर्फ 1,000 रुपये से, सिर्फ 1,000 रुपये से, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 रुपये, सुरेश लिख दूं क्या, अच्छा ठीक है चलो, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000 रुपया। क्यों, ऑलरेडी मैं सुरेश अकाउंट टू सेल्स 10,000 और एंट्री पास कर चुका हूँ, पर ये तो मेरे प्राइजेस बढ़ गए और 1,000 रुपया और मेरे को लेना बनता है सुरेश से, इसलिए मैं 1,000 रुपये को क्या करूँगा, ट्रीट करूँगा एज अ एडिशनल सेल्स। ठीक है, अच्छा रिवर्स भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एंट्री पास कर दी सुरेश टू सेल्स और 20 अक्टूबर को प्राइजेस कम होके 900 रुपया हो गया। अब सुरेश की बारी, सुरेश बोलता है यार क्या प्राइस है गुड्स के, बोलता है 900 रुपया है। बोले तूने मुझे जब सेल किया था तब 1,000 रुपया था, पर अभी 900 है, तो मैं तेरे को 900 के हिसाब से 900 इंटू 10 9,000 रुपये देने वाला हूँ। मैंने बोला हाँ भाई अब जो है वो है। तो मैंने सुरेश टू सेल्स 10,000 पास कर लिया था, पर अब मुझे सुरेश कितना देने वाला है, 9,000 ही देने वाला है, क्योंकि सेल्स एक्चुअली कितने का हुआ है, 9,000 का ही हुआ। तो अब मुझे रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जो 1,000 रुपये का कम सेल्स हुआ ना, कम सेल्स हुआ जिसको मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। एंट्री क्या पास करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कितना, 1,000 रुपया, क्योंकि प्राइसेस जो है हमारी कम हो चुकी है। एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगा, मैं 10,000 पे सेल्स बुक कर चुका हूँ, पर एक्चुअली सेल्स हुआ है मेरा खाली 9,000 पे, तो 1,000 का जो सेल्स है वो मैं रिवर्स कर दूंगा। क्लियर है, दैट इज अ डिफरेंस वन। बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस होता है एट द टाइम ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल के टाइम पे इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस होता है, तो अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं उसको एडिशनल सेल्स की तरह मानूंगा, और प्राइस डिक्रीज होता है तो मैं सेल्स को क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। बस इतना ही समझना है। ठीक है, देखिए जरा पिक्चर को बिगाड़ रहा है इसलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इफ देर इज अ चेंज इन प्राइस व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड, अप्रूवल जब मिला तब अगर प्राइस में चेंज हुआ, और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो मैं जो डिफरेंशियल अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट मतलब प्राइजेस में जो डिफरेंस है कि भाई 1,000 रुपये का गुड्स था और मैंने 1100 में बेचा, तो 100 रुपये का जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस अमाउंट को मैं सेल्स की तरह बुक कर दूंगा। एंट्री पास करूंगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट के साथ। ठीक है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट है उससे रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स द सेल्स बाय डिफरेंस अमाउंट। एंट्री पास करूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और वो भी सिर्फ डिफरेंस अमाउंट के साथ। क्लियर है, तो ये भाई हमारा थियोरी था फॉर गुड्स सेंट कैजुअली। ठीक है, अगर गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे कैजुअली सेंड किया जाता है तो